नमस्कार दोस्तों, 20 जुलाई 1969 अपोलो 11 मिशन का लोन्यूर मॉडल चांद पर लैंड करता है। इसमें बैठे हैं एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन। लैंडिंग के बाद नील आर्मस्ट्रॉन्ग दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं चांद पर उतरने के लिए। यह दरवाजा खोलना आसान नहीं था क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा था, लेकिन थोड़ी मेहनत के बाद ये खोलने में सक्सेस हो जाते हैं। फिर अपने भारी से स्पेस सूट में ये बाहर चांद पर उतरने की कोशिश करते हैं। निकलने की जगह इतनी ज्यादा नहीं थी तो अनजाने में ऊपर से टकराकर लूनार मॉड्यूल का एक टुकड़ा टूट जाता है। इन दोनों को इसके बारे में पता नहीं चलता है क्योंकि वहां पर कोई हवा नहीं है तो आवाज ट्रेवल नहीं कर सकती। कोई आवाज उन्हें सुनाई नहीं देती, लेकिन ये जो टुकड़ा टूटा था ये एक बहुत ही जरूरी पीस था। ये एक एसेंट इंजन आर्मिंग स्विच था। इस स्विच के बिना इनका लूनार मॉड्यूल वापस से टेक ऑफ नहीं कर सकता था और ये वापस धरती पर नहीं आ सकते थे। लेकिन इस बात से बेखबर नील आर्मस्ट्रॉन्ग बाहर निकलते हैं और चांद पर कदम रखते हैं। दुनिया के पहले इंसान बन जाते हैं चांद पर कदम रखने वाले। लेकिन क्या सही में ऐसा हुआ था? आज 50 से ज्यादा सालों बाद बहुत से लोग मानने से ही इनकार कर देते हैं कि इंसान चांद तक गए थे। कई लोग थ्योरीज बनाते हैं अपनी और कहते हैं कि ये पूरी चीज अपोलो 11 मिशन सिर्फ एक दिखावा था अमेरिका के तरफ से। इन्होंने धरती पर इस नाटक को फिल्म किया था और दुनिया को जाकर झूठ बोला, नहीं तो ये झंडा कैसे लहरा रहा है चांद पर बिना हवा के। क्या है इन सब की सच्चाई? आइए जानने की कोशिश करते हैं पूरी कहानी आज के इस वीडियो में। 2, 1, 0, all engine running. We choose to go to the moon in this decade and do the other thing. Not because they are easy, but because they are hard. Houston, we see you on a stereo, over. Tranquility Base here. The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind. दोस्तों, आप शायद हैरान हो जाएंगे जानकर कि इस अपोलो 11 मिशन को प्लान करने के पीछे असली वजह थी एक और, स्पेसिफिकली कहा जाए तो कोल्ड वॉर, जो अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच में चलने लग रहा था। दोनों देश हर मामले में एक दूसरे से कंपटीशन करने में लगे थे, खास तौर पर अपने स्पेस मिशन को लेकर। साल 1957 सोवियत पहला देश बन जाता है दुनिया की पहली आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च करने वाला। इसका नाम था स्पुतनिक, जिसमें लाइका नाम के एक कुतिया को अंतरिक्ष में भेजा जाता है। अमेरिका सरकार शौक हो जाती है ये देखकर कि सोवियत उनसे आगे कैसे निकल गया। कुछ महीने बाद साल 1958 में अमेरिका भी अपनी सैटेलाइट लॉन्च करती है, लेकिन 3 साल बाद 1961 को अमेरिका को एक और बड़ा झटका लगता है जब कॉस्मोनॉट यूरी गगारिन पहले आदमी बन जाते हैं स्पेस में जाने वाले। इससे अमेरिका को एक बहुत बड़ा झटका लग जाता है। इससे सिर्फ एक हफ्ते बाद जो प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, जॉन एफ कैनेडी, वो अपने वाइस प्रेसिडेंट को एक लेटर लिखते हैं 20 अप्रैल 1961 को। वो उनसे पूछते हैं आखिर कैसे हम सोवियत को हरा सकते हैं। बाई पुटिंग ए लिबर्टी इन स्पेस और बाई ट्रिप अराउंड द मून आर बी वर्किंग 24 आवर्स ए डे ऑन एग्जिस्टिंग प्रोग्राम, इफ नॉट व्हाई नॉट आर बी मेकिंग द मैक्सिमम एफर्ट। कोई और ऐसा स्पेस प्रोग्राम है जो हम जल्दी से कर सकते हैं जिसकी वजह से डेमेट्रिक रिजल्ट मिले और हम इस रेस में आगे निकल जाए, जीत जाए? इसका जवाब इन्हें कुछ ही दिनों बाद मिल जाता है। 25 मई 1961 को अपने ये फेमस भाषण में वादा करते हैं दुनिया के सामने कि ये दशक खत्म होने से पहले इंसानों को चांद पर भेज देंगे, और इतना ही नहीं, जो इंसान चांद पर जाएगा उसे ये सेफली वापस धरती पर लेकर भी आएंगे। Well, this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. इसके लिए अगले 5 सालों में 7 से 9 बिलियन डॉलर एडिशनल फंडिंग देते हैं स्पेस प्रोग्राम को। कुछ ही महीने बाद टेस्टिंग शुरू हो जाती है। सबसे पहले ये टेस्ट करते हैं उन रॉकेट को जिनका ये इस्तेमाल करेंगे धरती से बाहर निकलने के लिए।
1963 से लेकर 1967 के बीच में कई सारे टेस्ट किए जाते हैं जो कि सारे अनमैन्ड होते हैं, यानी कोई इंसान नहीं बैठे होते हैं इन रॉकेट में जब ये टेस्टिंग कर रहे होते हैं। फरवरी 1967 में ये पहले मैन मेड टेस्टिंग करते हैं, यानी ऐसा टेस्ट जिसमें एस्ट्रोनॉट एक्चुअली में यह क्राफ्ट में बैठकर ऊपर तक जाएंगे। इस मिशन को नाम दिया जाता है अपोलो 1, लेकिन ये सफल नहीं हो पाता और यहाँ नासा हार नहीं मानता। इसके बाद अपोलो 4, अपोलो 5, अपोलो 6 ये सारे मिशन अनमैन्ड होते हैं। फिर टेस्टिंग के लिए अक्टूबर 1968 में अपोलो 7 लॉन्च किया जाता है। एक बार फिर से अटेम्प्ट किया जाता है इंसानों को बैठाकर स्पेस में भेजा जाए और ये सक्सेसफुल रहता है। सिर्फ 2 महीने बाद दिसंबर 1968 में अपोलो 8 मिशन लॉन्च किया जाता है। 3 महीने बाद मार्च 1969 अपोलो 9 मिशन लॉन्च किया जाता है और 2 महीने बाद 1969 अपोलो 10 मिशन। आप स्पीड देख रहे हो कि किस तेजी से नासा एक के बाद एक मिशन लॉन्च किए जा रहा था। हर 2 से 3 महीने के गैप में एक नया मिशन जिसमें नेक्स्ट चीज टेस्ट करी जाएगी। रॉकेट की टेस्टिंग, एयरक्राफ्ट की टेस्टिंग, चांद तक जाने की टेस्टिंग, ये सारे टेस्टिंग के बाद फाइनली जाके 16 जुलाई 1969 को अपोलो 11 मिशन लॉन्च किया जाता है। 2, 1, 0, all engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. और इसके बाद से दुनिया भर में भूचाल सा मच जाता है। दोस्तों, जब भी अमेरिका को चांद पर लैंडिंग को लेकर कंट्रोवर्सी होती है, कुछ सवाल बार बार पूछे जाते हैं। जैसे जब चांद पर कोई एटमॉस्फेयर है ही नहीं तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग के झंडा गाड़ने के बाद लहरा कैसे रहा है? जब चांद पर सिर्फ सूरज की ही रोशनी आ सकती है तो चांद पर मौजूद दोनों यात्रियों की परछाई कैसे बन रही है? इतनी परछाइयां तो तब बनती है जब स्टूडियो लाइट में कोई चीज शूट की जाए। इसके अलावा भी कई और सवाल थे जो आज के तारीख तक बाकी दुनिया ही नहीं बल्कि खुद अमेरिका तक में लोग पूछते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक सर्वे के मुताबिक खुद अमेरिका में 20 में से 1 आदमी को इस बात पर शक है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर लैंडिंग किए भी थे कि नहीं। दुनिया अमेरिका की चांद लैंडिंग पर सवाल उठाती है। इसे दुनिया के इतिहास की सबसे बड़ी फेक न्यूज बताती है। अब आते हैं अमेरिका के अपोलो 11 की फेक लैंडिंग के कंट्रोवर्सी पर। मेरे तरफ से रिक्वेस्ट है कि एक एक करके इन सवालों और उनके जवाबों को सुनिए और खुद तय करिए कि रियलिटी क्या है। तो पहले कॉमन सवालों की बात करते हैं और आखिर में उस चीज की बात करेंगे जिसका जवाब मून लैंडिंग को फेक बताने वाले कुछ वैज्ञानिक पूछ रहे हैं। तो पहला सवाल यहाँ पर उठता है कि झंडा लहरा क्यों रहा है? जब चांद पर कोई हवा है ही नहीं तो झंडा लहरा क्यों रहा है? इस हिलते हुए झंडे की तस्वीर देखकर कुछ सवाल खड़े होते हैं कि तस्वीर चांद की नहीं, हॉलीवुड के किसी स्टूडियो की है। इसके सफाई में ये कहा गया कि वो झंडा हिल नहीं रहा है। दरअसल नासा के साइंटिस्ट जानते थे कि चांद पर हवा नहीं है, इसलिए यह झंडा सीधा नहीं टिकेगा। तभी उन्होंने उस झंडे के ऊपर एक रोड लगाई और उसी रोड में उस झंडे को एडजस्ट करने के चक्कर में कुछ सिलौटे आ गई। जो झंडा आपको हिलता दिख रहा है वो हवा की वजह से नहीं, एक्चुअली में चांद के स्ट्रेटेजिक माहौल में पैदा हुए इफेक्ट के कारण हिल रहा है। दूसरा बड़ा सवाल पूछा जाता है कि जब चांद पर सूरज के अलावा किसी और की रोशनी नहीं है तो वहां मौजूद दोनों यात्रियों की मल्टीपल साइडों कैसे बन रही है? इस पर भी लोग कहते हैं कि यह तो स्टूडियो लाइट की वजह से ही मल्टीपल साइडों दिखने लग रही है। इन थ्योरी को न मानने वाले कहते हैं कि ऐसा नहीं है। दरअसल चांद पर सिर्फ सूरज की रोशनी है और जो दूसरी रोशनी वो मून की सरफेस की है, इसलिए यहाँ मल्टीपल साइडों दिखने लग रही है। तीसरा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है कि दोनों एस्ट्रोनॉट के खड़े होने की जो तस्वीर है उसमें आसमान में तारे क्यों नहीं दिखाई दे रहे? इसको बहुत लोग फेक बता रहे। फिर इस पर काउंटर आर्गुमेंट दिया जाता है कि ये पिक्चर तब लिया गया था जब चांद पर दिन था, इसलिए तारे नहीं दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा कुछ और सवाल खड़े होते हैं लोगों के, जैसे अपोलो 11 मिशन वहां लैंड हुआ तो उस जगह चांद पर गड्ढा होना चाहिए, बल्कि ऐसा नहीं है। कुछ लोग ये भी सवाल करते हैं कि जब उस वक्त तस्वीर नासा ने एस्ट्रोनॉट की पब्लिश करी तो उसमें पीछे एक पत्थर पर रोमन भाषा में कुछ लिखा हुआ था। जब चांद पर आज तक कोई गया ही नहीं तो पत्थर पर कोई कैसे लिख सकता है? ये भी पूछा जाता है कि जब चांद पर कोई नमी ही नहीं है तो वहां पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग के जूते के निशान कैसे दिखाई दे रहे हैं?
कहने वाले ये भी कहते हैं दोस्तों कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग और उनके साथी चांद के आउटर स्पेस पर थे, वो वहां लैंड नहीं किए थे। लैंडिंग के शॉट एरिया 51 नाम के जगह पर शूट किए थे। जो लोग एरिया 51 के बारे में नहीं जानते उन्हें बता दो कि एरिया 51 अमेरिका में एक ऐसा रिस्ट्रिक्ट एरिया है जहां पर अमेरिका के प्रेसिडेंट के अलावा किसी को जाने की परमिशन नहीं है। कहा जाता है कि जिस वक्त अमेरिका पर मून मिशन को लेकर बहुत ज्यादा प्रेशर था, उसी वक्त 1968 में हॉलीवुड में एक स्पेस ओडिसी नाम से एक मूवी बन रही थी और इसी मूवी को देखकर अमेरिका सरकार को ये आइडिया आया कि अगर हम मून पर नहीं जा पा रहे हैं तो क्यों ना लैंडिंग का फेक वीडियो बना दिया जाए। तो दोस्तों ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो आज भी नासा के अपोलो 11 मिशन को लेकर पूछे जाते हैं, जिन पर आज भी दुनिया में बहस होती है। लेकिन सच्चाई ये है दोस्तों, जो ये सारी कंस्पिरेसी थ्योरी है वो ऑलरेडी कई बार डिबंक करी जा चुकी है। अगर अमेरिका के तरफ से ये फेक अटेम्प्ट होता दुनिया को बेवकूफ बनाने का, तो सोवियत इसे कभी मानता ही नहीं। लेकिन द ग्रेट सोवियत यूनियन एनसाइक्लोपीडिया जो 1970 से लेकर 1979 तक के बीच में पब्लिश करी गई थी, उसके 3rd एडिशन में कई बारी इस मून लैंडिंग को एक फैक्चुअल चीज बताया गया है। सोवियत के आर्टिकल में कई बार ये लिखा गया कि अपोलो लैंडिंग 3rd हिस्टोरिक इवेंट था स्पेस एज का। सबसे पहले स्पुतनिक लॉन्च 1957 में, दूसरा 1961 में यूरी गगारिन की फ्लाइट और तीसरा मून लैंडिंग। तो सोवियत ने एक्चुअली में इसको एक्नॉलेज किया। इस अपोलो 11 मिशन के सिर्फ 3 साल बाद दिसंबर 1972 में आखिरी मून मिशन किया जाता है, अपोलो 17। और तब से लेकर आज तक दोस्तों ऑलमोस्ट 50 साल हो चुके हैं। इन 50 सालों में कोई भी और इंसान चांद पर नहीं गया। ये शायद से सबसे बड़ा प्रूफ है इस चीज का कि अपोलो प्रोग्राम कितना महंगा था। 4 लाख से ज्यादा इंजीनियर, टेक्नीशियन और साइंटिस्ट ने इस चीज पर काम किया था और टोटल कॉस्ट तब पड़ी थी लगभग 200 करोड़ रुपए। आज के दिन महंगाई को अकाउंट में रखे तो इसकी कॉस्ट पड़ी थी लगभग 10,000 करोड़ रुपए। शुरुआत में सिर्फ जर्नलिस्ट ही इसे क्रिटिसाइज कर रहे थे, लेकिन 1972 तक आते आते आम जनता की जो फैसिनेटिंग थी नासा को लेकर, मून को लेकर, वो खत्म हो गई थी। जैसे जैसे वियतनाम और आगे चलते रहे, देश में आम लोगों की प्रॉब्लम बढ़ती रही। उनको ये स्पेस प्रोग्राम पैसे का एक बहुत बड़ा वेस्टेज लगने लगा। हालांकि नासा ने प्रोग्राम बनाया था अपोलो 20 तक मिशन करने की, लेकिन पॉलिटिशियन को जनता की सुननी पड़ी और स्पेस प्रोग्राम पर जितना पैसा खर्च किया जा रहा था उसे कट डाउन करना पड़ा। दिसंबर 2017 में फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो फंडिंग बढ़ाएंगे जिससे कि चांद पर लोगों को वापस से भेजा जा सके 2024 तक। In returning American astronauts to the moon for the first time since 1972 for long-term exploration and use, this time फिर बाद में इन्होंने अपनी स्टेटमेंट बदल ली और कहा नासा को चांद पर नहीं बल्कि मार्स पर फोकस करना चाहिए। एक बात तो शायद पक्का कही जा सकती है दोस्तों कि इस दशक तक के खत्म होने से पहले हम दोबारा से इंसानों को चांद पर देखेंगे। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।